विकास विकास कहाँ है विकास। खैर, तुमने ये गाना सुना या नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे देश के विकास के बारे में। तो जुड़े रहना, अभी इंट्रो बाकी है, पहले ये देख। शहर के हर चौराहे पे 10 होर्डिंग्स में मोदी का चेहरा लगा हुआ है। तुम्हें उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मोदी जी ने किया क्या है। मोदी जी पूरे भारत में है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये 2014 से पहले का पेट्रोल पंप है। कितना सुना सुना सा लग रहा है, ठीक है। इसको सजाने का काम किया है हमारे प्यारे मोदी जी ने। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, राशन की बोरियों पर मोदी जी है, देख रहे हैं ना। ये खाद की बोरियों पर मोदी जी, बच्चों के स्कूली बैग पर मोदी जी। बताइए, बच्चा जैसे ही स्कूल का बैग उठाएगा पूरे रास्ते मोदी जी मोदी जी। जैसे बच्चा रखेगा किताब खोलने से पहले मोदी जी, किताब बंद करने के बाद मोदी जी, फिर आते हुए मोदी जी। कहाँ नहीं है मोदी जी। कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी। आर्मी में मोदी जी। क्या समझ रहे हैं आप। ये देखिए, विंग कमांडर मोदी जी, देख रहे हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्चर, ग्रेट साइंटिस्ट मोदी जी। भगवान श्री राम को वनवास से वापस लाते हुए मोदी जी। अब मैं आपको कुछ नए अपडेट्स दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने से पहले का, देखिए कितना भद्दा भद्दा सा लग रहा है, और इसको सजाने का काम किया है मोदी जी ने। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस पे। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रेलवे टिकट जारी हो रहा है, उस पे देखिए मोदी जी, देखिए यहाँ पे सलूट करते हुए मोदी जी। अपराध, भ्रष्टाचार और अहंकार, क्या इस गठबंधन से बढ़ेगा बिहार। आओ बदले बिहार, अब की बार भाजपा सरकार। बिहार वाले रेडी हो जाओ दबाने के लिए बटन। तो नमस्ते, क्या हाल है सबके, सबको राम राम, सत श्री अकाल, अदाब, सलाम वालेकुम। और क्या था यार, मजामा। यार कोई सा भूल जाऊँ तो बुरा मत मानना, मैं सबसे प्यार करता हूँ जो भी अच्छे हैं। डजेंट मैटर आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस स्टेट के हैं, किस सिटी के हैं, या क्या बोली बोलते हैं। तो मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे देश के विकास के, अर्थव्यवस्था के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में जुड़े रहना एंड तक। इसको मैंने थोड़ा फ़नी बनाने की भी कोशिश करी है, बाकी थोड़ा सीरियस भी है, जो कि चल ही रहा है, क्या करें, तो असलियत तो दिखानी पड़ेगी। तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। अब तुम लोग कहोगे कि यार अर्जुन भाई पता नहीं क्या करने लग गए, ये बोल रहे थे कि अर्थव्यवस्था के बारे में, विकास के बारे में बताएंगे, ये पता नहीं क्या सर्दी पे आ गए, और पहले पता नहीं क्या पोस्टर दिखा रहे थे। रुको जरा, सब्र करो, रुको जरा सबर करो। a plus b into square into bracket स्क्वायर करे तो a plus b into bracket स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया। तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। अच्छा ठीक है, अब ये नहीं दिखाऊंगा, पक्का ये नहीं दिखाऊंगा। अब तुम ये देखो। भगवता से आई हुई है जी। अच्छा, ये अर्जी किसकी थी बच्ची की, जरा दृष्टि पास कीजिए, किसके पास थी। सेनापति जी से जरा बात करवाइएगा हमारी। अच्छा ठीक है, अब पक्का आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। मैंने बोला था यार वैसे पहले ही कि ये वीडियो थोड़ी फ़नी भी है, सीरियस भी है, और ये बोलना भूल गया था कि इन्फॉर्मेटिव भी है। तो पहले इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। दोस्तों, भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तभी से जो भारत की गवर्नमेंट है उसने पब्लिक फंड्स का अपने लिए इस्तेमाल किया है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो या फिर कोई पब्लिक स्टंट। और ये प्रैक्टिस कोई नई भी नहीं है, ये हमेशा से ही गवर्नमेंट का पार्ट रही है। दोस्तों, वैसे इस तरीके के खर्च का मेन पर्पस सिटीजन्स को गवर्नमेंट पॉलिसीज, नई वेलफेयर स्कीम्स और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स के बारे में इन्फॉर्म करना होता है। जैसे अभी कोरोना में वैक्सीनेशन के लिए किया गया था, या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए। आपने देखा होगा बहुत से कैंपेन होते हैं देश के हर नागरिक तक पहुंचने के लिए, ये गवर्नमेंट करती है। इस तरीके को डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी माना जाता है। और बेसिकली ये एडवर्टीज़मेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि सरकार की तरफ से जो भी सुविधा आम इंसान को सरकार दे रही है उसकी इन्फॉर्मेशन हर एक नागरिक तक पहुंच पाए। क्योंकि आप सब जानते ही हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश की तादाद भी, तो इन सब को ताकि इस बारे में पता चल जाए, इसलिए ये सब किया जाता है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात ये है कि अब ऐसा होना बंद हो गया है, ये सब ख़त्म हो रहा है।
अब इस पैसे को पार्टी अपने खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है और स्पेशली ये सब पार्टियां करती हैं इलेक्शन से पहले, जो भी रूलिंग पार्टी हो खासकर। दोस्तों, आजकल की पार्टियां जनता के पैसे को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है। सही एडवर्टीज़मेंट तो छोड़ो, ये झूठे एडवर्टीज़मेंट दिखा रही हैं। जो ये वादे करती हैं, जो ये बोलती हैं कि इन्होंने किया, असल ज़िंदगी में वो होता ही नहीं है और ये सब आपके ही पैसे से किया जा रहा है, आपको ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, इसलिए उससे कोई भिड़ भी नहीं रहा, ना ही बड़े बड़े चैनल, ना ही कोई और ताकत। और आपका पैसा उनके लिए अब एक टूल की तरह काम कर रहा है। वो आपके ही पैसे यूज़ करके आपको झूठे एडवर्टीज़मेंट दिखा के अपनी तरफ कर रही है। और बहुत से लोग, क्योंकि वो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में रिसर्च करें कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में, देश में, क्या सच है क्या झूठ है, इस वजह से इनको हर बार जीत मिल रही है। दिक्कत मेरे भाइयों बहुत बड़ी है, लेकिन पहले आप ये देखो, ओह सॉरी, ये सुनो। भारत सरकार का विज्ञापन पर खर्च 2014-2025। 2014 से लेकर 2025 तक भारत सरकार ने विज्ञापन और प्रचार पर काफी बड़ी रकम खर्च की है। अलग अलग सरकारी विभागों और मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों पर कुल खर्च करोड़ों रुपए में है। अनुमानित कुल खर्च, सटीक आंकड़े हर साल के लिए अलग अलग होते हैं और इन्हें एक जगह पर इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी घोषणाओं के अनुसार 2014 से अब तक प्रचार और विज्ञापन पर कुल खर्च 10,000 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। यह आंकड़ा समय समय पर बदलता रहता है और इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा राज्य सरकारों का खर्च शामिल नहीं है। विज्ञापन के तरीके और माध्यम कहाँ? भारत सरकार ने अपनी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए कई तरीकों और माध्यमों का इस्तेमाल किया है। यहाँ मुख्य माध्यम दिए गए हैं: टेलीविजन, टीवी, दूरदर्शन। सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन धन योजना आदि के विज्ञापन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर नियमित रूप से दिखाए जाते हैं। निजी न्यूज और मनोरंजन चैनल, बड़े बड़े निजी न्यूज चैनलों और मनोरंजन चैनलों पर भी सरकारी विज्ञापन चलाए जाते हैं, खासकर प्राइम टाइम स्लॉट में, ताकि व्यापक दर्शकों तक पहुंचा जा सके। कार्यक्रम प्रायोजन, प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप्स, कुछ सरकारी योजनाओं और अभियानों के लिए टीवी सीरियल्स या विशेष कार्यक्रमों को भी प्रायोजित किया गया है। प्रिंट मीडिया, अखबार और पत्रिकाएं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबार, देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में फुल पेज, हाफ पेज और छोटे विज्ञापन नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। ये विज्ञापन सरकारी नौकरियों, योजनाओं की घोषणाओं, उपलब्धियों और जन जागरूकता अभियानों से संबंधित होते हैं। पत्रिकाएं, मैगजीन्स, विभिन्न विषयों पर आधारित पत्रिकाओं में भी सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं, विशेष रूप से उन पत्रिकाओं में जो सरकारी योजनाओं के लक्ष्य दर्शकों तक पहुंच रखती हैं। रेडियो, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, AIR, आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सरकारी संदेश और विज्ञापन नियमित रूप से प्रसारित होते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रेडियो की पहुंच अधिक है। FM चैनल्स, शहरी क्षेत्रों में निजी FM चैनलों पर भी सरकारी विज्ञापन चलाए जाते हैं। जिंगल्स और छोटे संदेश, रेडियो पर अक्सर छोटे और आकर्षक जिंगल्स या संदेश इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, अब X, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कू आदि पर सरकारी मंत्रालयों और विभागों के आधिकारिक खातों द्वारा नियमित रूप से जानकारी और विज्ञापन पोस्ट किए जाते हैं। ये वीडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट के रूप में होते हैं। न्यूज वेबसाइट्स और पोर्टल्स, प्रमुख ऑनलाइन न्यूज वेबसाइटों और पोर्टलों पर बैनर विज्ञापन, बैनर एड्स, नेटिव विज्ञापन, नेटिव एड्स और प्रायोजित सामग्री, स्पॉन्सर्ड कंटेंट के रूप में विज्ञापन दिए जाते हैं। सरकारी वेबसाइट्स और एप्स, सरकारी विभागों की अपनी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशंस पर भी योजनाओं से संबंधित जानकारी और प्रचार सामग्री उपलब्ध होती है। सर्च इंजन विज्ञापन, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग, गूगल और अन्य सर्च इंजनों पर सरकारी योजनाओं और कीवर्ड से संबंधित विज्ञापन चलाए जाते हैं। आउटडोर विज्ञापन, बाहर के विज्ञापन, होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स, शहरों और राजमार्गों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं जहां सरकारी योजनाओं और अभियानों के संदेश प्रदर्शित होते हैं। बस शेल्टर्स और सार्वजनिक परिवहन, बस शेल्टर्स, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर भी विज्ञापन लगाए जाते हैं। वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स, ग्रामीण क्षेत्रों में दीवारों पर पेंटिंग और म्यूरल्स के माध्यम से भी जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। सिनेमा हॉल, फिल्मों के प्रदर्शन से पहले या इंटरवल के दौरान सरकारी विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इवेंट्स और एग्जीबिशन, सरकारी विभाग विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों में स्टॉल लगाते हैं जहां योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है और प्रचार सामग्री बांटी जाती है। सरकार का उद्देश्य इन विज्ञापनों के माध्यम से जनता को सरकारी नीतियों और योजनाओं के बारे में सूचित करना, उन्हें इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना और देश में विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाना है। इसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, कोविड-19 जागरूकता, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई अभियान शामिल हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इन मिस ने बताया कि किस किस तरीके से एडवर्टीज़मेंट किया जाता है और कितना अब तक अनुमानित मिनिमम पैसा खर्च किया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा कुछ भी, कोई भी सुविधा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सरकार कह रही है कि 1000 लोगों को फलाना सुविधा देंगे, तो मिलती मुश्किल से 1 या 10 को है, और जिनको मिलती है उन्हें भी ऐसे नहीं मिलती, उनको भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन खैर, वो बहुत डीप बात है, उसे आगे करूँगा एंड में। पहले तुम ये देखो, ये वाला डेवलपमेंट, क्योंकि आप रहते हैं आगरा स्मार्ट सिटी, वही आगरा स्मार्ट सिटी जिसमें 1800 करोड़ रुपए पास हुए आगरा को स्मार्ट बनाने के लिए। और भैया कौन कौन दलाली करी, कौन कौन काकर और अधिकारी नेतन ने कि जे स्मार्ट सिटी के नाम पे मुंबई का जुहू बीच बना दिया गया है। ये देखो जोरदारी से, आप आगरा में चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, ये VIP रोड है, यहीं से निकलना पड़ेगा। क्यों पता है? इतनी सी सड़क बनानी हो, चाहे एक मुट्ठी नाली डालनी हो, तो सबसे पहले तो अधिकारियों को क्या चाहिए? 25% का ठेका, और उसके बाद 25% लेगा वो नेता जो इस ठेका को पास करा रहा है। ईमानदारी के तो 25%, 50% लेने के बाद जो ठेकेदार टेंडर लेता है, वो बच्चे ने झेड़ देगा, वो ऐसी नाली बनाता है, ऐसी सिटी बनाता है कि वो पे आप ही स्मार्ट हो जाती है। आप
कितना दुर्भाग्य हो सकता है। आप विश्वास करिए साथियों के, देखो बारिश सबको पता है कि आवेगी, कोई इंतजाम ना करे, सब एसी में बैठ गए। 1800 करोड़ रुपया में आप इनोवा क्रिस्टा खरीद रहे हो, महंगे रेस्टोरेंट के अधिकारी खाना खा रहे हैं, ये कहते हैं कि हम स्मार्ट शहर बना रहे हैं। ऐसा स्मार्ट शहर? अरे उन गरीबों की बस्तियों को जाकर के देखोगे तो वहाँ तो बेचारे बच्चे डूब जाएंगे, ऐसे नाले भरे पड़े हुए हैं। और दुर्भाग्य इस बात का और है कि जिस महापौर के सहारे ये पूरा शहर है, वो पता है क्या कहती है, मैं पुरानी गाड़ी में नहीं चलूंगी, इनोवा क्रिस्टा ला के दो तो मैं शहर साफ सुथरा बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी तो मैं घर रहूंगी। ये दीदी घर ही रहती है, तो आग लगा दी, जाते भैया घर ही बनी रहती है, फिर मट्टी खराब कर दी, फिर हम चढ़ेंगे तो जब आप हम कागज कह रहे हैं तो पूरे पानी भरे गाड़ी बंद ले रही है, लाखों रुपया को नुकसान होगा तुम्हारी वजह से। आज अब वो सुधर जाओगी, 4 से पीछे आवेगी, तो है साफ सफाई तो कर लो, नहीं तो कोई साफ सफाई करा दे। तो बिल्कुल सुनो, काय को हाउस टैक्स और काय को वाटर टैक्स, इनके हाउस में आपका वाटर घुसा जा रहा है, दिखाई देंगे तुम्हें हाउस टैक्स और वाटर टैक्स, या तो वाटर हाउस से दूर करो, समझ जाओ, सुधर जाओ। अब देखो, अगर किसी को ये जल्दी जल्दी समझ ना आया हो ये या पुरानी रॉबोट वाली बात, तो यार स्लो मोशन पे भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे जल्दी जल्दी बड़ी वीडियो दिखानी है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। आए हुए थे वहाँ पे आम पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग को बुला के लेके जाया जा रहा है। बस माने भीड़ के हिस्सा बनाया जा रहा है, बनाने के लिए। आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोग किस लिए आए भाई? हम लोग का कोई जो भी हम लोग का जरूरत है पूरा होता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए आए? माने आपका इच्छा नहीं कोई इच्छा पूरा, हमारा इच्छा नहीं था, हम लोग को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। माने आदेश के अनुसार आना पड़ा, आदेश के अनुसार हम लोग को आना पड़ा है यहाँ पे। आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी, आम पब्लिक बन के जाएगी। हाँ, अपने ड्रेस कोड में नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस में नहीं वहाँ जाना है? ढूंढ जाके भी इकट्ठित करना है कि हम लोग इस गोपालगंज जिले से इतना लोग आया है। हाँ, इसके लिए हम लोग सब शहरी सेविका 5 बजे सुबह बुलाया गया था, हम लोग 6 बजे आए, बिना नाश्ता पानी के चल दिए, बस आके चावरा में रुक चुकी है। बोला गया है कि बिना ड्रेस में जाना है, आम पब्लिक बन के जाना है, और वहाँ सब कोई एक साथ रहेगा, और इतना ही। तो देखा आपने अभी तक कैसे सरकार अपना एडवर्टीजमेंट करती है, लोगों को बहकाती है और अपनी तरफ खींचती है। खैर अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो वीडियो शुरू भी नहीं हुई। ये देखो जी कह रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को वीडियो में खो गए या देखते देखते सो गए? तुमने सुना कौन सी डेट बोली इन्होंने? 2049 को जिस संविधान को बना करके देश को सौंपा था, अच्छा, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। ठीक है। कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सरकार जो एक नंबर की तो योगी तो कुछ उखाड़ पाए नहीं अभी तक, वो अपना लेके इधर उधर बजाएंगे बस। देवी का तो हो गया, ये चाचा क्या कह रहे हैं ये सुनो। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 राम, बस इसी में। और समझाते रहो तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। बहुत सी बातें तो ऐसे ही पता चल जाएंगी, एक बार ये भी देख ही लो। फिर से टॉपिक पे आ जाऊं क्या? चलो आता हूं, पहले ये देखो। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। अब पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल मूवमेंट हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे एफिशिएंट बनाना, 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में
महामूल्य दस्तावेज। बोलो जुबान केसरी। ये देख के तो मुझे भी समझ में आ गया कि मोदी जी भी खाते हैं। खैर चलो कोई नहीं, आगे बात करते हैं। दोस्तों, सरकार का सबसे बड़ा काम होता है अपनी जनता को सही शिक्षा देना। तो पहले शिक्षा देख लेते हैं कैसी है हमारी सरकार में। अब मैं बताता जा रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँचाऊँ तो अब देखिए उत्तर प्रदेश विद्यालय में क्या तुम्हें पहुँचाऊँ। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपने कहा, ये देखिए आप कैमरा में इधर जैसे कि मैं बता जा रहा हूँ, स्कूल खुल गए, घर में सो गया। अरे हाजिरी बनाने आता है इस स्कूल में, लेकिन आज भी बच्चा नहीं है। बच्चे से पूछा क्यों नहीं इस स्कूल में पढ़ने आते आप लोग? अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते भाई? स्कूल में तो पढ़ाते नहीं है, खेती करने भी होते हैं। और पढ़ने का व्यवस्था क्या होता है, वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है। और इधर देखा कैमरा में कह रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है, क्यों नहीं है? मैं बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या करना है सरकार? ये देखिए क्या है लैट्रिन में। अब देखिए यहाँ है लैट्रिन, कैसा है? स्वच्छ भारत अभी चल रहा है, ध्यान दो। कैसा है स्कूल है? बच्चे तो बाहर बचते हैं। कैसा है स्वच्छ भारत किसा कहते हैं हम लोग? और देखिए हम करना नहीं बताइए, चापाकल भी अभी तक खुला हुआ है, चापाकल में भी खुला हुआ है। देखिए पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग? ये देखिए जंगल है स्कूल में। कैसा ये सरकार है? कैसा ध्यान अब इधर जा रहा है, अब बताता जा रहा हूँ। इधर देखिए कैमरा में, रूम में क्या भरा? देखिए ये रूम में क्या भरा? देखिए ये रूम में क्या है? कुत्ती भरा। और देखिए कैमरा में दिखाइए, देखिए इधर का रूम है, ये स्कूल का रूम है। ये देखिए स्कूल में सभी व्यवस्था है। कैसा स्कूल है भाई? अभी देखिए ऐसा स्कूल क्या बच्चे लोग पढ़ने नहीं आता, कैसा पढ़ने नहीं आता? बड़ा क्यों नहीं आता है पढ़ने? यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है और लैट्रिन भी खराब है और पानी भी खराब है। कैसा क्या कर रहे हैं आप लोग कि लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है? क्यों सफाई की व्यवस्था नहीं, पानी का रास्ता है। देखिए कैमरा में दिखाते भैया, कैसा है स्कूल का? आप मेरा स्कूल है। अब देखिए मेरा नाम से बड़ा सरकारी स्कूलों के मामले तो इतने हैं कि मैं तुम्हें दिखाने बैठ गया तो शायद महीनों निकल जाएंगे। दोस्तों, स्कूल के मामले में दिल्ली में आप सरकार ने जितना किया है मुझे लगता नहीं कि और किसी ने अभी तक किया होगा। खैर, सरकार एजुकेशन प्रोवाइड कराने में तो फेल हो गई। चलो कोई नहीं, सिक्योरिटी के मामले में देख लेते हैं, क्या पता सिक्योरिटी के मामले में सुधर जाए। बीजेपी वालों ने ये धंधा बना लिया है कि किसी लड़की के साथ में कोई भी रेप हो, गैंग रेप हो, कुछ भी हो, सब साफ कर देते हैं, 2 सेकंड में साफ कर देते हैं। क्योंकि इनकी सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। अब चलिए देश के नक्शे पर भाजपा शासित महिलाओं पर हुए अत्याचार की हकीकत देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 65,743, राजस्थान में 45,058, बिहार में 20,222, हरियाणा में 16,743, मध्य प्रदेश की बात करें तो 32,765, असम में 14,148 मामले सामने आए हैं। ये वो डेटा है जो HCRB द्वारा दर्ज किया गया। हकीकत आप खुद समझ सकते हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं मोदी सरकार में महिला सुरक्षा एक मजाक बन गया है, जहाँ 51 महिलाएं हर घंटे शिकार होती है। दोस्तों, यही नहीं, असल में तो बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो संज्ञान में आने के बावजूद भी पीड़ित को उसमें न्याय नहीं मिलता। और बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मामले तो ऐसे हैं जिनको दर्ज ही नहीं किया जाता। ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन इसके बाद हम आ जाते हैं जातिवाद पे। सर मोड़ दिया जा रहा है, सर को छील दिया जा रहा है। इसलिए छील दिया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो कथावाचक है। वो कैसे कथा कह सकता है? ब्राह्मणों के गांव में एक व्यक्ति पहुंचता है, वह ब्राह्मण समाज का नहीं होता है मगर कथा कहता है। उसको हिंदू धर्म से प्रेम होता है, उसको अपने सनातन पर गर्व होता है। वह जब कथा कहता है तो वहाँ के लोगों को पता चलता है, ब्राह्मण समाज के लोगों को, कि यह ब्राह्मण नहीं है, वह पिछड़ा है। जब उनको यह पता चलता है ये पिछड़ा है तो उसको पकड़ा जाता है, उसका जो सर है उसका मुंडन किया जाता है और मुंडन करने के बाद उसको घुटने के बल बैठाया जाता है और नाक को पैर पे रगड़ा जाता है और वो माफ़ी मांगता है। आप सोचिए, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति क्या कथावाचक नहीं बन सकता? और क्योंकि सरकार को हमेशा जनता का मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है तो जातिवाद ही नहीं, ये लोग धर्मवाद भी बहुत कर रहे हैं, जिससे कर्फ्यू के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये फिर से हिंदू मुस्लिम और ये सब चीज़ें करना चालू कर रहे हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों से अर्थव्यवस्था पे ही नहीं बल्कि आम जनता की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। आम जनता के घर जलते हैं, उनकी दुकानें जलती हैं, उनके व्हीकल्स जलते हैं, उनका सामान जलता है। और ये नेता और बड़े बड़े लोग सिक्योरिटी में मस्त बैठ के ये सारा तमाशा देखते हैं ऑनलाइन। ये बहुत ही गहरा मुद्दा है जो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, देश की प्रगति के लिए लड़ रहे हैं, मासूमों के लिए लड़ रहे हैं, पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अड़चन उनके लिए बहुत बन रही हैं और ऐसे लोग इतने खतरे में जी रहे हैं। उनके साथ क्या किया जा रहा है आप ये देखो। इस IAS ऑफिसर ने स्कैम एक्सपोज किया तो यूपी के नेताओं ने ऐसा हाल कर दिया। नाम है रिंकू सिंह राही। 2004 में यूपी पीसीएस के का मुजफ्फरनगर में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बने और जैसे ही उन्होंने पिछले 5 साल का फंड रिकॉर्ड चेक करवाया तो पता चला कि 60,000 लोगों के नाम से पेंशन के पैसे निकले पर उन तक कभी पहुंचे ही नहीं।
ये हैं बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी उर्फ बालू माफिया। अब इनकी करतूत सुनिए। अवैध रूप से मोरंग लाद कर जा रहे इनके 2 ट्रकों को एसडीएम अमित शुक्ला ने रोक लिया और थाने ले जाने लगे। जैसे ही इन्हें पता चला, इन्होंने फोन कर एसडीएम को धमकाया और कहा, ट्रक मेरे हैं, तुरंत उन्हें छोड़ दो। इस डीएम ने इनकार किया तो उन्हें औकात दिखाने की धमकी दी और मौके पर पहुंचे और एसडीएम को 2 तमाचे जड़ दिए, फिर गालियां और धमकी दी। यूपी पुलिस के जवान ने बीच बचाव किया तो उसे भी मारा गया। ये है बीजेपी का गुंडा राज, जहां नेता गुंडों वाली हरकतें करते हैं और अधिकारियों को काम करने पर मारा जाता है। और दोस्तों यही नहीं, बल्कि जो सरकार काम कहती है कि उसने जनता के लिए किया है, मजबूर के लिए किया है, बेघर के लिए किया है, देखिए उन्होंने क्या किया है। सोचा था कमल खिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। 11 तारीख को बुलडोजर चला, 12 तारीख को बेचारी हॉस्पिटल गई, सुबह ही गई है और 13 तारीख को खत्म हो गई है। छत तो छीन रही है, जान भी छीन ले रही है। मेरी सहेली थी, उसका तो इस सदमे में जान चली गई, शायद कुछ दिनों में मेरी भी चली जाए। मैं भी इतनी डिप्रेशन में चली गई, मकान तो मिला ही नहीं, सहेली भी चली गई, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा इसका टेंशन। वो कीड़े मकोड़े की तरह हम लोगों को फेंक रखा है। हम लोग अभी भी मलबे में पड़े हुए हैं, एक एक करके जाने जाएंगे। अभी मेरी सहेली की गई, अभी मेरा नंबर है। मतलब बीजेपी सरकार पता नहीं एकदम ही निकम्मी सरकार आ गई है, जो गरीबों के पेट में लात मार रही है, छत पे लात मार रही है, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ लात मार रही है। दोस्तों कुल मिला के मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी सरकार फेल ही हो गई। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे देश का डेवलपमेंट ना होने का जो क्या नाम है कारण है, वो यही नहीं, वैसे और भी बहुत से कारण हैं, जिसमें से एक सबसे मेन कारण है आम इंसान को उसकी मेहनत का सही पैसा ना मिलना। मैंने निजीकरण के ऊपर वीडियो डाली थी। मैं जानता हूँ मेरी एडिटिंग स्किल्स अभी कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन सच्चाई मैं पूरी सही दिखाता हूँ। तो मेन मेरा मोटिव सच्चाई दिखाना ही है, तो यही बात है, देख लिया करो। हमारे देश में बहुत सी जगहों पर मजदूर से लेके एक डॉक्टर तक किसी को भी उसकी मेहनत का सही पैसा नहीं दिया जाता है, जिस वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं करते और या फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि मनी का सर्कुलेशन ही नहीं होता। असल में हमारे देश के लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो खुद को डेवलप कर सकें, और जब लोग ही डेवलप नहीं हो पा रहे तो देश कैसे डेवलप होगा? इन बिल्डिंगों से। आप हर बार सुनते होंगे ये अडानी, अंबानी, इन सब के नाम जब भी कोई सरकार आती है या जाती है कि इनका हाथ है, इनका हाथ है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम कितने टैक्स देते हैं और ये लोग हमारे टैक्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं एडवर्टीज़मेंट में, वैसे ही बहुत सा पैसा इन्हें ज़्यादातर ये बड़े लोगों से मिलता है, बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों से मिलता है। और क्योंकि मजबूरी ज़्यादातर गरीबों के साथ रहती है, तो बहुत बार वो भी आवाज़ नहीं उठाते, वो भी दबके रहते हैं या फिर बिक जाते हैं और सच्चाई बाहर आने से रोकते हैं। आप ये एक छोटा सा वीडियो देखिए, शायद आप थोड़ा बहुत समझ पाएँ कि आपके साथ किया क्या जाता है। भारत में काफी लोगों को मजबूरन करीबी देखनी पड़ती है अपने 150 करोड़ के पेंट हाउस से, क्योंकि ये बेचारे सीईओज आज भी बुर्ज खलीफा में फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 5 सालों में काफी एम्प्लॉइज जॉब छोड़कर खुद का स्टार्टअप बनाने चले गए हैं। प्रॉफिट्स आर रियली डाउन। लीड इंजीनियर के जॉब छोड़ने से वर्कलोड इतना बढ़ गया कि रोज ऑफिस आना पड़ता है, वो भी शेयरिंग में। जब से प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्विट किया है, मेरा तो गोल्फ खेलना भी मुश्किल हो गया है। किट वही तो पकड़ता था। हालत ऐसी है कि सर से छत तक चिन्ह नहीं। पर आप इनकी जिंदगी बदल सकते हो। प्लीज वर्क ओवरटाइम, अपनी पर्सनल लाइफ, हॉबीज और स्टार्टअप ड्रीम्स को छोड़कर अपने बॉसेस के लिए 70 आवर्स काम करिए। तो प्लीज वर्क ओवरटाइम, एटलीस्ट जब तक आप एआई से रिप्लेस ना हो जाओ। 70 घंटे काम कीजिए ताकि आपके करोड़पति बॉसेस अरबपति बन सके। तो आइए अपने अरबपति बॉसेस को बचाएं। दोस्तों हमारे देश में ऐसे ही हमारे हर नागरिक का खून चूसा जाता है। उससे अपने काम तो करवा लेते हैं ये इंडस्ट्रीज़ के मालिक, लेकिन उसकी मेहनत का उसे कभी सही पैसा नहीं देते, ना ही उसको कोई फैसिलिटी देते हैं। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस इतने हार्श तक होते हैं कि मतलब 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट लेट आ जाओ तो आधी सैलरी कट हो जाती है, और अगर आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा रुपया नहीं मिलता। हमारे देश में सैलरी एंड वेजेस सिस्टम इतने बेकार हैं कि अगर आप अमेरिका, लंदन, ऐसी किसी भी डेवलप नेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या किया जा रहा था। जब भी कि कोई भी
नागरिक के हित की बात होती है तो ये हमें कंपेयर करने लगते हैं पाकिस्तान से या फिर किसी भी ऐसे देश से जो हमसे कमज़ोर है। लेकिन जब वैसे इनके हित की कोई बात होती है तो ये हमें कंपेयर करने लगते हैं हमसे ताकतवर देशों से जो हमसे कई 100 साल आगे हैं। और जब इनका इससे भी पेट नहीं भरता तो ये करते हैं हिंदूवाद, यानी कि मतलब धर्मवाद, जातिवाद या और कोई दंगे फसाद, ताकि सब आम जनता का ध्यान भटका रहे, वो कभी भी आवाज़ ना उठाए, जो चाचा ने बताया था पहले। चलो कोई नहीं, आगे बात करते हैं, अभी तो वीडियो बहुत लंबा है। और ये सच अब किसी से छुपावा तो है नहीं, क्योंकि अब न्यूज़ सभी देखते हैं, सोशल मीडिया लगभग सभी चलाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर सब लोगों को सच का पता चल ही गया होगा कि धर्मवाद, जातिवाद करने वाले कौन लोग हैं। लेकिन ये खुद को सबके सामने कैसा दिखाते हैं? भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी। अच्छा, बुद्ध भगवान के साथ संबंध है, चलो ठीक है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत। अच्छा, बोहरा समाज के साथ भी है? क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध तो नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता। ओके, अब तो क्रिश्चियन भी आ गए। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। अरे वो आदिवासी जिनका घर तोड़ा जा रहा है? बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। ये कौन सी जगह है भाई, कमेंट में बताना मेरे को। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। देखा पंजाब से कितना अच्छा मनाता है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता। तभी तो जमीन दे दी चीन को, भारत की। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। भाई ये फ्रांस कब गए? अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। वही यदुवंश जिसको अभी इन्होंने गंजा करा था, बस इसलिए क्योंकि वो कर्म से ब्राह्मण था, जन्म से नहीं। चलो खैर कोई नहीं, अपने को तो अर्थव्यवस्था से मतलब है। वापस अर्थव्यवस्था पे आते हैं। पहले आपको आसान भाषा में जीएसटी समझाता हूँ। आपकी फीस 100 रुपए, आपकी फीस कितने रुपए? 100 रुपए। तो यहाँ पे आएगा जीएसटी, क्या आएगा? जीएसटी 18%। कितना परसेंट? 18%। अभी दोनों मिल के बांटेगा, कहेगा पढ़ने आया है ना, पढ़ने आया है, एक काम करो, स्टेट गवर्नमेंट अपना लाएगी एसजीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लाएगा सीजीएसटी, कहेगा 18% लेना है ना, मिल बांट के बांट लेते हैं। 9% हम ले लेते हैं, 9% तुम ले लो। केक कटेगा, सब में बटेगा। 18% हो गया। पढ़ने आया है, पढ़ेगा यहाँ पे। 18% जीएसटी लेकिन आप बर्बाद कर दिए, तब पढ़ेगा। पढ़ने चला है, आप अगर पढ़िएगा ना तो आपको कितना टैक्स देना है। लेकिन अगर आप सोना खरीदने जाइएगा तो 3%, हीरा सोना खरीदने जाइएगा 3%। अब आप बताओ, सोना कौन खरीदता है? जो अमीर इंसान है। अरे भाई आप उस पर 18 की जगह 28 लगाइएगा तो खरीदेगा, क्योंकि सोना एसेंशियल चीज नहीं है, शौक की चीज। अब देखिएगा किसी के अब शादी ब्याह में हीरे पहन के घूम रहे हैं, कोई पैसा है पहन रहे हैं, उस पर लगाओ ना भाई जीएसटी। उसमें कितना लगाया है? 3%। आप पढ़िएगा 18%। एक्चुअल में कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पढ़ाई करे, आप लोग कोई नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद ना सवाल पूछने लगता। खान सर ने एंड में क्या बोला तुम लोगों ने सुना? ये सच्चाई है। लेकर ट्रोल किया जा रहा है। ध्रुव राठी भी सिमिलर वैसे एक वीडियो शेयर करते हैं पीएम मोदी का, जहाँ वो बात कर रहे होते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट से। वो लिखते हैं, अब समझा कि जो एएनआई है वो माइक को क्यों म्यूट कर रहे हैं व्हेनेवर मोदी इज स्पीकिंग टू एनीवन। जोकर। Nowadays you are active on Twitter. सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि एएनआई को ही ज्यादा करके इवेंट्स के एक्सेस क्यों मिलता है? क्योंकि बाकी एजेंसीज अनम्यूटेड वर्जन पोस्ट करेंगे, इसलिए एएनआई को पता रहता है कब म्यूट करना है लिटरली। तो उसका ध्रुव राठी रिप्लाई करते हैं, दोस्तों देश का विकास ना होने का कारण एक ये भी है कि हमारे आज के जो नारद मुनि हैं, यानी जो ये न्यूज़ बताने वाले होते हैं, भविष्य बताने वाले होते हैं कि भैया फलाना जगह पे आ सकती है बारिश, फलाना जो भी है, ये नारद मुनि तो हैं ये सब। लेकिन ये लोग भी अपना काम ठीक से नहीं करते। ये गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, या तो पैसे के लालच में आके या फिर मरने के डर से। तो इस वजह से भी हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचती, इसलिए वो कभी सही एक्शन नहीं ले पाते। जैसा कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के फ़कीर लोग भी पैसा भर के झोला लेके गायब होते रहते हैं। क्या कर ले? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। खैर
मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। सेकंड पार्ट जल्द आएगा। आप लोग बस इतना कर सकते हैं हमारा साथ देने के लिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी को सच दिखाने के लिए मैं ये करूं जैसे मेरे भाई ने किया है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हो चुकी हैं जिससे साफ पता चलता है कि सरकार अपने हित के लिए काम कर रही है, अपनों के यानी कि जनता के हित के लिए नहीं। जैसे कि ये तस्वीर ही देख लो, सब खड़े हैं बट अडानी जी बैठे हैं मस्त। ये करोड़ों की लागत से पुल बना था, ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाया। सरकार ने लाखों लोगों को घर देने की बात करी थी, पर दिया तो बहुत कम को, तोड़ बहुतों का दिया। MSP ने तो जान निकाल रखी है यार। योगी जी पे मेरे को इतना ज़्यादा मतलब भरोसा था, बट इन्होंने भी दिल तोड़ दिया यार। रेप और ज़्यादा होने लगे और इनके ही लोग कर रहे हैं। एक बार इस पर भी नज़र मारी लेना पॉज करके। दोस्तों, आम इंसान का जो भी सपना होता है, चाहे वो अपना घर लेने का हो, अपने लिए गाड़ी लेने का हो, अच्छे कपड़े पहनने का हो, या फिर बाहर घूमने का हो, दुनिया घूमने का हो, वो सारे सपने मोदी जी ने अपने पूरे कर लिए सत्ता में रहते हुए। इनको जहाँ जाना चाहिए था, जहाँ देखना चाहिए था, वहाँ ये कभी नहीं गए, और जहाँ ये गए दोस्तों, ऐसे ही बहुत से लोग, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाई देश की, वैसे ही बहुत से लोग आपको बहुत सा सच सीधे सीधे बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है। कितना खतरनाक होगा वो बंदा जो सेना के नाम पर वोट मांगता है, सेना में किसी पद पर नहीं है, फिर भी हरामखोर सेना की वर्दी में खड़ा हो जाता है, बाकायदा प्लान करता है, आतंकवादियों को सेट करता है, उनको आने देता है, फिर जाने देता है, और फिर कहता है कि किसी महिला को नहीं मारना है, केवल पुरुषों को मारना है ताकि ऑपरेशन सिंदूर खेला जा सके, क्योंकि बंगाल में सिंदूर खेला नाम का कोई त्योहार मनाया जाता है। और फिर जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट देता है जैसी पहले दी थी। अभी बोला मेरी नसों में, रगों में पता नहीं किस डॉक्टर ने गरम सिंदूर डाल दिया था। और वही लोग वो पहले बोल रहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। आज तक उस बात को के लिए माफी नहीं मांगी है देश से। आज तक ये नहीं कहा कि मेरी जबान फिसल गई थी और मैंने गलत कहा था। इसका मतलब वो कह रहा है कि बेटी पटाओ। मतलब पूरे देश के अंदर इस तरह की गंदगी फैलाने वाला आदमी अब PM केयर फंड के नाम से पैसा मांग रहा है। वो कह रहा है हमको फंड दो। सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश मैंने साथ में लगा दिया है जब उन्होंने PIL खारिज की थी कि देश का कोई नागरिक जब ये कह रहा था कि भाई इस जो PM केयर फंड का पैसा जो है कहां खर्च हुआ इसका ब्यौरा दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्यों दे बेरा, ब्यौरा क्यों दो, ये प्राइवेट फंड है, ये कोई सरकारी फंड नहीं है, भारत सरकार के अंडर नहीं आता। ये वैसा ही है जैसे आप कोई सोसाइटी बना लेते हो, कोई NGO बना लेते हो, वैसा ही फंड है ये। वैसा ही फंड का ब्यौरा कैसे मांग सकते हो? और अभी बेशरम फिर से पैसा मांग रहा है उसमें। अभी इनको लॉकडाउन लगाना है ना, देश को बर्बाद करना है, तो उससे पहले लोगों से मांग लो। किसान से अनाज भी मांगा था किसान को बर्बाद करने से पहले। बाकी आने वाले वक्त में सब समय बताएगा आपको कि कितना हरामखोर निकला है। तो कुल मिला के इस वीडियो में हमने ये जाना कि बीजेपी ने अपने पूरे कार्यकाल की इस बुक में ये सब लिखा है, मतलब ये सब किया है। जाने कौन सा दानव पनप रहा है यहाँ, कुछ खतरनाक हो रहा है यहाँ पर। आप लोग अंधे हैं अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो, अंधे हैं आप लोग। आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि अच्छा करिए मत करिए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसको तो सहयोग दीजिए। ये कैसी अर्थव्यवस्था, ये कहरा गूंजता हुआ आवाज, ये कैसी अर्थव्यवस्था, ये कैसा है विकास, सपनों का भारत या खोखले आवास। देखो ये आंकड़े झूठे हैं सब, अमीरों की जेबें गरीबों पे जब नोटबंदी का झटका, GST का जान, छोटे व्यापारी डूबे बड़े करते धमाल। लेकिन इंडिया का नारा पर माल है विदेश, डिजिटल इंडिया पर भूखे निवासी, बेरोजगारी की मान, युवा है बेबस, डिग्रियां है बेकार, उम्मीदें आकाश। विकास विकास कहाँ है विकास, झूठे वादे खोखली आस, संस्कृति का नाश, राजनीति का खेल, आवाज उठाओ अब तो है मेल। मंदिर मस्जिद की बातें, धर्म का व्यापार, से मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रकाश। सोशल मीडिया पे नफरत का है बोलबाला, सच बोलने वालों का मुंह काला, कलाकारों पे पहरा विचारों
रोकते रोक मिट्टी की आवाजों को देते हैं तो पुरानी परंपराएं दिखावे का शोर ऐसी संस्कृति कोई हर तरफ है चोर विकास विकास कहाँ है विकास झूठे वादे खोखली आसास देती का नाश राजनीति का खेल आवाज उठाओ अब तो है मेरे किसानों की हालात कर्जों का बोझ शहरों में भीड़ जीवन में खोज प्रदूषण का कहर नदियों का हाल पर्यावरण की चिंता किसका है सवाल ये सिस्टम है खोखला ये ढांचा है टूटा सच की आवाज को अब नहीं है छूटा जागो ना जागो बदलो ये तस्वीर अपनी मेहनत से लिखो नई तकदीर विकास कहाँ है विकास झूठे वादे खोखली आसास खेती का नाश राजनीति का खेल आवाज उठाओ अब तो है मैं मंदिरवास विकास कहाँ है विकास झूठे वादे खोखली आसास खेती का नाश राजनीति का खेल आवाज उठाओ अब तो है मेल किसानों की हालात कर्जों का बोझ शहरों में भीड़ जीवन में खोज प्रदूषण का कहर नदियों का हाल पर्यावरण की चिंता किसका है सवाल ये सिस्टम है था ये ढांचा है टूटा सच की आवाज को अब नहीं है छूटा जागो नौजवान बदलो ये तस्वीर अपनी मेहनत से लिखो नई तकदीर ये देश हमारा है ये भविष्य हमारा कब तक सहोगे अंधियारा।